हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर ऊर्जा व ऊर्जा के प्रकार, जिसमें हम ऊर्जा के प्रकारों में नाभिकीय ऊर्जा डिस्कस कर चुके हैं, यांत्रिक ऊर्जा डिस्कस कर चुके हैं और फिर सरल लोलक को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन साथियों ने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप पहले पिछले वीडियो देख लें, फिर ये वीडियो देखें तो आपको टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो साथियों, हमारा जो फोकस है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर, और जैसा कि आपको पता है कि रीट, पटवार, एसआई, कांस्टेबल सभी में जनरल साइंस फॉलो होती है, तो इन्हीं को लेकर मेरे वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक आपको दिया गया है ऊर्जा व इसके प्रकार, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो जो है वो कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन का बटन ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। साथियों, आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम आज विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा क्या है? तो हमने पहले एक चैप्टर डिस्कस किया था विद्युत, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसका मतलब जो आवेशित कण होता है, कोई भी आवेशित कण, चाहे वह धनावेशित कण हो चाहे वह ऋणावेशित कण हो, आवेशित कण जो होता है उसमें कोई ना कोई ऊर्जा उपस्थित होती है। तो आवेशित कण में जो ऊर्जा निहित है, आवेशित कण में जो ऊर्जा निहित है, उसी ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेशित कण में निहित ऊर्जा, आवेशित कण में उपस्थित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब जब भी कोई कण आवेशित होगा, आवेशित कण के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेशित कण के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। आवेशित कण के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से, आवेशित कण के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है? पहला क्वेश्चन यहीं से निकलता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछ सकता है कि धनावेशित कण या धनात्मक बिंदु से या धनात्मक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। धनात्मक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ए अंदर की ओर, बी बाहर की ओर, ए अंदर की ओर, बी बाहर की ओर, सी लंबवत और डी ऑप्शन कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो ये इस तरह के ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। धनात्मक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे, देखो क्या आंसर निकलेगा इसका। तो आवेशित कण जो होता है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है? निकटवर्ती कणों पर बल लगाता है। निकटवर्ती कणों पर बल लगाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र जो होगा निकटवर्ती कणों पर बल लगाएगा, निकटवर्ती कण पर बल लगाएगा। तो आवेशित कण में जो निहित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो जो आवेशित कण होता है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? निकटवर्ती कण पर बल लगाएगा, जिससे निकटवर्ती कण जो होंगे वो गतिमान हो जाएंगे। जिससे निकटवर्ती कण पर जैसे ही बल लगेगा, चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, तो उनमें गति आ जाएगी और गति आते ही मतलब उनमें ऊर्जा का संचरण प्रारंभ हो जाएगा। ऊर्जा का संचरण प्रारंभ हो जाएगा। ये जो ऊर्जा होती है यही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्लियर?
तो आवेशित कण में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। होता क्या है, आवेशित कण में ऊर्जा कैसे आई, तो आवेशित कण जो है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो निकटवर्ती कण पर बल लगाता है। बल लगते ही आकर्षण बल है, धनात्मक या धनावेशित कण धनावेशित को प्रतिकर्षित करेगा और धनावेशित ऋणावेशित को आकर्षित करेगा। तो वो बल जो होगा आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, जिससे वो कण जो होंगे वो गति करने लग जाएंगे। अगर प्लस माइनस है तो प्लस की गति इधर की ओर होगी और अगर माइनस माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट गति करने लग जाएंगे। कुल मिलाकर ये कण गतिमान हो जाएंगे और जिससे इन कणों में ऊर्जा का संचरण होगा, उसी ऊर्जा को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है धनात्मक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो धनात्मक बिंदु पर ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है। इसको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूं आपको। और ऋणात्मक बिंदु भी कह सकता है, ऋणात्मक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है, धनात्मक और बाहर की ओर। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, ये बैटरी है प्लस माइनस, ये कोई सेल है मान लो। हम लोग पढ़ते हैं कि धारा का जो प्रवाह होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। यानी यहाँ से जो धारा निकलेगी वो प्लस से निकलेगी और किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं प्लस से तो बाहर की ओर जा रही है, ये प्लस से बाहर की ओर जा रही है और माइनस में ये अंदर की ओर जा रही है। देखो माइनस में ये अंदर की ओर जा रही है। तो ये मान लो कोई प्लस कण है, तो इससे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। क्लियर, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, बाहर की ओर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसको कंपटीशन एग्जाम में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि धनात्मक बिंदु पर किधर आवेश होता है। तो धनात्मक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो बाहर की ओर होती है। और वो ऋणात्मक बिंदु पर अगर देखें हम तो ये अंदर की ओर आ रही है, यूं अंदर की ओर आएगी। ऋणात्मक बिंदु पर ये अंदर की ओर आएगी। तो ऋणात्मक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पहला क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जो विद्युत ऊर्जा है तो वापस देख लें, आवेशित कण में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेशित कण जो होता है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र के कारण वो निकटवर्ती कण पर बल लगाता है और बल लगते ही ये कण गतिमान हो जाएगा, यानी इसमें ऊर्जा का संचरण प्रारंभ हो जाएगा। ये ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है, ये ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और विद्युत ऊर्जा का हम दैनिक जीवन में बहुत सी युक्तियाँ चलाने में उपयोग करते हैं, जैसे पंखा है, हीटर है, गीज़र है, मोबाइल है, प्रेस है, बल्ब है, ये सारे विद्युत ऊर्जा से ही चलते हैं। और विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जो खोज की थी वो की थी माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे द्वारा ये खोज की गई थी विद्युत ऊर्जा उत्पादन की। विद्युत ऊर्जा उत्पादन की खोज, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन डायनेमो या जनित्र द्वारा किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो डायनेमो या जनित्र द्वारा किया जाता है। डायनेमो या जनित्र के द्वारा, डायनेमो या जनित्र के द्वारा हमने पढ़े भी हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिश धारा जनित्र। तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो डायनेमो या जनित्र के द्वारा किया जाता है। और डायनेमो या जनित्र की खोज 1831 के अंदर माइकल फैराडे द्वारा की गई थी। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की जो खोज थी वो की थी किसने, माइकल फैराडे ने। अब जनित्र को चलाने के लिए, जनित्र को स्टार्ट करने के लिए, जनित्र स्टार्ट होते ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। जनित्र का कार्य ये, जनित्र क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। जनित्र विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है और जनित्र चलाने के लिए टरबाइन को घुमाना जरूरी होता है। जनित्र जुड़ा होता है किससे, टरबाइन से। जनित्र जुड़ा होता है किससे, टरबाइन से। अगर टरबाइन रोटेट कर गया तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और जनरेटर स्टार्ट होते ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। अब टरबाइन को स्टार्ट करने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक सबसे सिंपल तरीका है कि पानी की जो भाप होती है वो टरबाइन पर गिराई जाती है। पानी की जो भाप होती है वो टरबाइन पर गिराई जाती है, क्योंकि भाप की गति बहुत तेज होती है। आप लोग देखें प्रेशर कुकर से भी जब भाप निकलती है बहुत स्पीड से निकलती है, तो वो स्पीड से आती हुई भाप जो है वो टरबाइन पर गिराई जाती है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है और टरबाइन जो होता है वो जनित्र को स्टार्ट कर देता है और जनित्र आगे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर देता है। तो कुल मिलाकर पानी की भाप एक सिंपल सा तरीका है कि पानी की भाप जो होती है वो टरबाइन पर गिराई जाती है।
जिससे टरबाइन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, घूमने लग जाता है। टरबाइन घूमते ही क्या करेगा, जनित्र को स्टार्ट कर देगा और जनित्र आगे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर देगा। अब भाप बनाने के तरीके से, भाप बनाने के कई तरीके हैं, जल से भाप बनाने के कई तरीके हैं। तो जल से हम भाप बना सकते हैं कैसे, कोयला जलाकर, कोयले की तापीय ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग पानी से भाप बना सकते हैं। कोयले को जलाया जाता है, कोयले की तापीय ऊर्जा से पानी से भाप बनाई जाती है। ऐसे विद्युत ऊर्जा संयंत्र को तापीय शक्ति संयंत्र कहते हैं, थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र, थर्मल पावर स्टेशन, राजस्थान के सूरतगढ़ कस्बे के अंदर थर्मल पावर स्टेशन है, जहां कोयले के दहन से जो ऊर्जा निकलती है उसमें जल से भाप बनाई जाती है। भाप को आगे टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन आगे जनित्र को स्टार्ट कर देता है, जिससे विद्युत ऊर्जा बनती है। तो पहला आ गया तापीय शक्ति संयंत्र। अब आपसे पूछ सकता है तापीय शक्ति संयंत्र है तो कोयले की तापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के रूप में करना, कोयले की तापीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। दूसरा आता है नाभिकीय शक्ति संयंत्र, जैसा कि रावत भाटा राजस्थान के रावत भाटा के अंदर है नाभिकीय शक्ति संयंत्र। तो इसमें क्या करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा जो निकलती है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन से जो नाभिकीय ऊर्जा निकलती है, उस नाभिकीय ऊर्जा से जल की भाप बनाई जाती है और भाप को आगे टरबाइन पर गिराया जाता है। तो ऐसे शक्ति संयंत्र जिनमें नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वो नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहलाते हैं। नाभिकीय शक्ति संयंत्र। अब आपसे पूछ सकता है नाभिकीय शक्ति संयंत्र का उपयोग किया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में तापीय शक्ति संयंत्र का उपयोग किया जाता है। कोयले की तापीय ऊर्जा या कोयले की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में। ऐसे ही आप देखें जो गैसीय शक्ति संयंत्र है, गैसीय शक्ति संयंत्र जैसे कि अंताबारा के अंदर है गैसीय शक्ति संयंत्र, तो इसमें क्या करते हैं, गैसीय शक्ति संयंत्र, तो इसमें गैस का दहन करके पानी से भाप बनाई जाती है और भाप को आगे टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन घूमता है तो जनित्र स्टार्ट हो जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तो वो होते हैं जिसमें गैस का उपयोग किया गया, गैसीय शक्ति संयंत्र। ऐसे ही देखो सूर्य की ऊर्जा के दो उपयोग हैं, सूर्य की ऊर्जा के भी दो उपयोग हैं। एक तो जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग है सौर प्रकाशीय वोल्ट, दो तरह के सौर ऊर्जा का यूज होते हैं। एक तो आता है सौर ऊष्मा संयंत्र, सौर ऊष्मा संयंत्र, सौर ऊष्मा संयंत्र सूर्य की ऊर्जा से। एक तो आता है सौर ऊष्मा संयंत्र, सौर ऊष्मा संयंत्र, और एक आता है सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र, सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र, सोलर सेल। एक तो सौर ऊष्मा संयंत्र है और एक सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र है, सोलर सेल वाला है। एक तो सोलर सेल सिस्टम है और एक सौर ऊष्मा संयंत्र। दोनों में क्या फर्क है, देखो सौर ऊष्मा संयंत्र जहां होगा वहां यही काम किया जाएगा, पानी से भाप बनाई जाएगी। उसमें क्या करेंगे, सौर ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊष्मा संयंत्र यहीं आएगा पानी से भाप बनाने में। कैसे, देखो सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से ऊर्जा आ रही है, ये मान लो सूर्य है। सौर ऊष्मा संयंत्र में क्या टेक्निक लगेगी, देख लो, दोनों में फर्क क्लियर कर लें आज। तो ये सूर्य है, उसमें यहां क्या किया होता है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण लगे होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया और ये मान लो उत्तल लेंस हो गया। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस लगे होते हैं। जैसा कि हमने लेंस टॉपिक में भी पढ़ा है कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों जो होते हैं वो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, जब इस लेंस, बहुत सारे लेंस और दर्पण लगे होते हैं, तो जब ये इन पर गिरती है तो ये उनको एक बिंदु पर इकट्ठा कर देते हैं, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देते हैं। इन सारी किरणों को एक निश्चित पॉइंट पर इकट्ठा कर देंगे। अब मान लो ये पानी की टंकी है,
तो वो लेंस और दर्पण इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि सूर्य की सारी ऊर्जा इसी पर आकर इकट्ठी हो जाए, जिससे ये पानी गर्म हो जाए, गर्म होकर भाप बन जाए, भाप को आगे टरबाइन पर गिराया जाएगा। क्लियर। तो सौर ऊष्मा संयंत्र में दर्पणों और लेंसों द्वारा, दर्पण कौन सा? अवतल, लेंस कौन सा? उत्तल। दर्पण और लेंस के द्वारा सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करके पानी की भाप बनाई जाती है। और सौर प्रकाशीय वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र में क्या किया जाता है, इसमें जो होती हैं वो बड़े आकार वाली धातुएं जो होती है वो प्रकाश वोल्टीय सेल यहाँ यूज किए जाते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल, इस पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरता है तो इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो उठते हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित हो उठते हैं। तो इनके जो सूर्य का प्रकाश जैसे ही इन पर गिरेगा तो इनके जो यहाँ प्रकाश वोल्टीय सेल में जो धातु हैं वो फोटोन ग्रहण कर लेती हैं और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और गति करने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन गति करते ही विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की गति ही विद्युत धारा उत्पन्न करती है या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, क्योंकि जब आवेश गतिमान हो जाएगा तो ऊर्जा आने लग जाएगी। क्लियर। तो आवेश गतिमान कैसे किया, जो प्रकाश वोल्टीय सेल में धातुएं थी उस पर सूर्य का प्रकाश गिराया गया, तो इन्होंने क्या किया, सूर्य के प्रकाश से फोटोन का अवशोषण कर लिया और इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गए, गति करने लग गए, जिससे विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति हो गई। तो ये जो है ये प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र है, इसको भी हम क्लियर करेंगे अलग से पूरा। सौर ऊष्मा संयंत्र और प्रकाश वोल्टीय संयंत्र में ये फर्क है दोनों के अंदर। क्लियर। उसमें तो दर्पण और लेंस का यूज किया जाता है, इसमें धातुएं यूज की जाती हैं और धातुओं पर जैसे ही फोटोन गिरता है वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और गति करने लगते हैं, जिससे धारा की उत्पत्ति या विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो भाप से टरबाइन घुमाकर डायनेमो या जनित्र स्टार्ट किया जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा बनती है। अब जो हम पढ़ते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन, जल ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जल शक्ति संयंत्र, उनमें कैसे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो देखें। जल ऊर्जा संयंत्र या जल विद्युत संयंत्र, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। जल विद्युत संयंत्र, इसमें क्या करेंगे, पानी जो बह रहा है, बहता हुआ पानी जो होता है इसको रोका जाता है। तो बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को। बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है, यहाँ क्या किया जाता है, बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं। अब बांध क्या करेंगे, इस पानी को रोक लेंगे, पानी को रोक लेंगे। जब पानी रुक जाएगा, पानी में कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा, बांध ने क्या किया, पानी को रोका, यानी बांध ने पानी की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल दिया, क्योंकि वो पानी रुक गया आगे आकर। तो गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में। अब पानी का जो लेवल होता है वो ऊपर उठने लग जाता है, पानी का लेवल ऊपर उठने लग जाता है। और जैसे ही पानी का लेवल बांध में ऊंचा उठ जाता है, बांध के गेट खोल दिए जाते हैं, यहाँ जो गेट लगे होते हैं बांध के वो खोल दिए जाते हैं, जिससे पानी बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है, पानी की गति बहुत तेज हो जाती है। और यहाँ रखे होते हैं टरबाइन, यहाँ होते हैं टरबाइन। तो जैसे ही पानी तेज गति से गिरता है, अब देखो क्या हुआ, पानी की गति बढ़ गई, गति बढ़ गई तो यानी अब फिर इसमें गतिज ऊर्जा आ गई। तो बांध बनाकर क्या किया जाता है, बांध बनाकर पानी की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है। बांध का कार्य है, तो बांध का कार्य पानी की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बदलना है। और विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पादन की जाती है, पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर गिरा जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन आगे जुड़ा होता है किससे, जनित्र से, और जनित्र से आगे फिर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए क्या प्रोसेस की जाती है, तो जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। पानी को रोका हुआ था, यानी पानी में स्थितिज ऊर्जा थी, बांध खोलकर उसे गतिज ऊर्जा बदल दिया। बांध का कार्य क्या है, बांध का कार्य पानी की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलना है। बांध जो है वो पानी की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, और जब बांध के गेट खोल दिए जाते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और इसी गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन घुमाने में किया जाता है। यानी जल विद्युत संयंत्र में, आपसे पूछा जाए जल विद्युत संयंत्र में, तो जल विद्युत संयंत्र में जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। कुल मिला के जल की स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर, जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर विद्युत उत्पादन किया जाता है।
जल विद्युत संयंत्र के अंदर, हाइड्रो पावर स्टेशन के अंदर। अब आता है अगला पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र, तो विद्युत ऊर्जा में अंतिम टॉपिक ये हम पढ़ रहे हैं, फिर प्रकाश वोल्टीय सेल में आपको अलग से क्लियर कर दूंगा। पवन ऊर्जा संयंत्र, सभी प्रकार के संयंत्र आपको बता दिए गए हैं। गैसीय शक्ति संयंत्र बता दिया गया है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र बता दिया गया है, तापीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर स्टेशन बता दिया गया है, और सौर ऊष्मा संयंत्र। सौर ऊष्मा संयंत्र मेन यही फर्क है दोनों में। सौर ऊष्मा संयंत्र में लेंस और दर्पणों से सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, और प्रकाशीय सेलों में धातुओं का उपयोग करके जब सूर्य का प्रकाश गिरता है उन धातुओं पर तो इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब आता है पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र के पवन क्या है? पवन बहती हुई हवा। बहती हुई हवा जो है वो पवन कहलाती है। बहती हुई हवा पवन कहलाती है, यानी इसका मतलब इसमें गतिज ऊर्जा है। पवन में गतिज ऊर्जा होती है, पवन बहती हुई हवा होती है, यानी पवन के अंदर गतिज ऊर्जा होती है। और इस गतिज ऊर्जा का यूज जो है पवन चक्की जो होती है वो इसी गतिज ऊर्जा से चलती है। तो पवन चक्की से क्या करते हैं, पवन चक्की जो होती है वो हवा की गतिज ऊर्जा से चल जाती है, और यही पवन चक्की जो होती है आगे टरबाइन से जुड़ी होती है। आगे किससे जुड़ी होती है? टरबाइन से। तो पवन चक्की के घूमते ही टरबाइन घूमने लग जाता है, और टरबाइन आगे जुड़ा होता है किससे? जनित्र से। तो टरबाइन के घूमते ही जनित्र स्टार्ट हो जाता है, और जनित्र आगे जुड़ा होता है किस? जनित्र से आगे उत्पादन होता है किसका? विद्युत ऊर्जा का। तो इस प्रकार पवन शक्ति संयंत्र या पवन ऊर्जा संयंत्र में पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। पवन ऊर्जा संयंत्र, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है पवन ऊर्जा क्या करता है? पवन ऊर्जा संयंत्र किस पर आधारित है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र पवन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल शक्ति संयंत्र या जल विद्युत संयंत्र, तो जल विद्युत संयंत्र में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो पहले जल की स्थितिज ऊर्जा बदलती है गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा से आगे टरबाइन घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है, यानी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और बाकी सब में वही प्रोसेस थी। जल से भाप बनाई जाती है, भाप को टरबाइन पर गिराया जाता है, टरबाइन जो होता है डायनामो या जनित्र से जुड़ा होता है। तो साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक विद्युत ऊर्जा। तो यदि आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो जो है वो आपके लिए इसी प्रकार बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।